पहाड़ों की राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक हलचलों के साथ दिल्ली एनसीआर की हर हलचलों को आंचल में समेटे हुए आंचल प्रभात पत्रिका व आंचल पत्रिका न्यूज। आपका होस्ट दीप सिलोड़ी लेकर आए आपका खास कार्यक्रम एक मुलाकात। जी हाँ, एक मुलाकात, जिसमें हम उत्तराखंड की उन हस्तियों से आपकी मुलाकात कराते हैं जिन्होंने अपनी कला, संस्कृति, हुनर व प्रतिभा से लाखों लोगों का दिल जीता है। साथ ही निरंतर वो उत्तराखंड के लिए कार्यरत हैं और साथ ही उनकी होती है उनके जीवन के उतार चढ़ाव और उनकी जो है खट्टी मीठी बातें, उनसे हमारी खास कार्यक्रम एक मुलाकात में आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक ऐसे मल्टी टैलेंटेड एक्टर से जिन्होंने लगातार पिछले 20-25 सालों से जो है अपनी कला से अपना नाम और पहचान बनाई है। साथ ही उन्हें उत्तराखंड में जॉनी लीवर के नाम से भी जाने जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गंगा ठाकुर जी की। गंगा ठाकुर जी एक ऐसा नाम जिन्हें पहचान की कोई ज़रूरत नहीं, वो अपने आप में ही एक इंस्टीट्यूट हम कह सकते हैं। और आज हमारी मुलाकात हो रही है गंगा ठाकुर जी के साथ। आज आप हमारे एक मुलाकात कार्यक्रम में पहुँचे हैं, इसके लिए आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद दीप जी। सभी को नमस्कार। देव जी, सबसे पहले मैं आंचल पत्रिका का स्वागत करता हूं और आपकी पूरी टीम का स्वागत करता हूं जो आपने मुझे ये मौका दिया। हम चाहते हैं कि सर सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप एक मधुर सा सुंदर सा कोई गीत आप सुनाते हैं जिससे कार्यक्रम की हम शुरुआत करें। देव जी, जहाँ तक गीत संगीत की बात है, अभी हाल ही में हमारे लेजेंड गायक श्री मोहम्मद रफ़ी जी, जिनको गुजरे हुए 40 साल हो गए, तो मैं इनको ट्रिब्यूट करना चाहता हूँ मैं अपनी आवाज़ के माध्यम से। तो बहुत पुराना गीत है उनका, जो गीत है बहुत ही लोकप्रिय गीत है, वो मैं पेश करता हूँ। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। नज़ारे अपनी मस्तियाँ लुटा लुटा के सो गए, सितारे अपनी रोशनी दिखा दिखा के सो गए, हर एक शम्म जल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। आपने तो बिल्कुल जो है पुरानी यादों को ताज़ा कर दिया है। मोहम्मद रफ़ी साहब को आपने बिल्कुल यादों में ला दिया है। हमारा पहला क्वेश्चन सर आपसे है कि आपका शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, आपकी पैदाइश कहाँ हुई, थोड़ा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। दीदी, मुझे बड़ी खुशी होती है जब भी कोई सवाल पूछता है। मेरी जो पैदाइश है, जो मेरा जन्म स्थान है, वो है सरोजनी नगर, दिल्ली। वहाँ मैं पैदा, वहीं मैंने पढ़ाई लिखाई की मैंने, और कॉलेज मैंने दयाल सिंह से कॉलेज किया मैंने, और वहीं पढ़ाई लिखाई की मैंने। उसके बाद फिर मैं वहाँ से मैंने कलाकार की कला शुरुआत की मैंने रामला से। तो सर आप जो है पिथौरागढ़ से भी है, उसके बारे में थोड़ा। जी हाँ, पिथौरागढ़ से हूँ मैं ठेठ उत्तराखंडी हूँ मैं, लेकिन लगता बिहार का हूँ मैं। लेकिन बड़ी खुशी होती है मुझे, ये कभी किसी भी कार्यक्रम में जाता हूँ तो मैं सबसे पहले अपने बारे में बताता हूँ कि भाई मैं बिहार के नहीं, मैं उत्तराखंड से हूँ, पिथौरागढ़ से हूँ, देवभूमि। भले हम दीप जी पैदाइश में दिल्ली की है, लेकिन हमारे जो जड़ें हैं वो उत्तराखंड से जुड़ी हुई है। आज भी हम लोग कभी शादी ब्याह में हम लोग जाते हैं, पूजा पाठ में हम लोग जाते हैं, बराबर जाते हैं, और कभी हमारे कार्यक्रम भी होते हैं पिथौरागढ़ में, कभी उत्तराखंड में। तो जैसा मुझे नज़दीक लगता है कि भाई यहाँ से हमारा घर नज़दीक है, तो मैं ज़रूर जाता हूँ मैं, और बहुत एंजॉय करता हूँ मैं अपने गाँव में। सर हमने सुना है कि आप बचपन से ही जो है रामलीलाओं में अपनी परफॉर्मेंस देते थे, साथ ही जो है स्कूल में भी आप परफॉर्मेंस अपनी देते थे। किस तरह की रहा और क्या आपका सफ़र जो है रामलीलाओं से शुरू हुआ, हम कह सकते हैं? मैं शुरुआत करता हूँ स्कूल से। देखिए, मेरा मानना ये है, कलाकार जो होता है ऊपर से बन के आता है, नीचे पॉलिश होती है। पढ़ाई में मेरा मन ज़्यादा लगता नहीं था। मैं स्कूल में जब क्लास में कोई फंक्शन होता था स्कूल में, सबसे पहले मैंने क्लासरूम से गाना शुरू किया। मैंने फिल्मी गाना गाता था। उसके बाद फिर हमारे बाल सभा होती थी, उस समय बाल सभाएँ हुआ करती थी, तो वहाँ भी गाना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे स्कूल में नाम हुआ,
और फिर कॉलोनी में नाम हुआ, पड़ोस में नाम हुआ। इस तरह से मैंने अपने यहाँ की शुरुआत की। फिर मुझे पता लगा कि भाई हमारे नेताजी नगर में रामलीला होती है वहाँ पर। तो उस रामलीला में मुझे मौका मिला और मैं कोई वैसा कोई रोल नहीं करता था, जोकरिंग करता था। जोकरिंग के अलावा ताड़का हुआ और कभी ब्रह्मा का रोल कर लिया, कभी अंगद का रोल, कभी मकर ध्वज का रोल कर लिया। तो इस तरह से मैं हर रोल को निभाता चला गया मैं। लेकिन आप जो है मिमिक्री और ऐसे हास्य कलाकार में लोग आपको ज़्यादा पसंद करने लगे। जी हाँ, हास्य कलाकार मुझे जब रामलीला बुलाया जाता तो मुझे कहा जाता था भाई कुछ आवाज़ निकालो, कुछ जोकरिंग करो। तो मैंने शुरुआत की थी मिमिक्री की। मैंने जगदीप जी से, जो अभी हाल में उनका निधन हुआ, जगदीप साहब, और जिनको हम कभी भुला नहीं पाएंगे। हम चाहते हैं कि सर कुछ जो वहाँ पे सबसे ज़्यादा मिमिक्री के आइटम किया करते थे, 2 लाइनें कुछ कलाकारों की हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, बात चली है जगदीश साहब की। अरे वो नहीं क्या था, वो लगे मेरे पैर बगलने, मेरे गुस्सा आ गया। ये सटासट आई सटासट। अच्छा, तुमने उनको मारा? ये मारा, लगे जोड़ने हाथ मेरे को। अच्छा, हाथ जोड़ लगे वीरो भाई। हाँ, फिर क्या? अरे वो नहीं क्या था। अरे भाई फिर क्या? हाँ, अमिताभ बच्चन उतम। अरे क्या हो ना था, मैंने दोनों को पकड़ा। हाले भी ये तो इस तरह से मेरे डायलॉग सुना था, लोगों ने मुझे बहुत पसंद किया मेरे को। और किस कलाकार की ज़्यादा डिमांड? और उस समय एक आवाज़ थी पृथ्वीराज कपूर की, वो बेटा देवानंद खड़े हो जाओ, बताओ गंगा कहाँ से निकलती है और किससे जाके मिलती है। अब देवानंद साहब उसका जवाब दे रहे हैं, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ऐ दल भगत है, जल्दी बोलो। ठीक है, आपका सवाल ये है कि गंगा कहाँ से निकलती है, किससे जाके मिलती है। तो मैं सवाल कहना चाहूँगा, गंगा रात को ठीक 9 बजे सज धस के निकलती है और जाकर गुप्ता जी से मिलती है। तो इस तरह के मैं डायलॉग बताऊँ तो लोग बड़ा पसंद करते थे मेरे को, और कहते भाई पहले उनको भेजो। हर सीन की पर्दा गिरता था तो मुझे धक्का मार के भेजते थे। और ये मेरा सौभाग्य है, उत्तराखंड की पहली फिल्म जब आई थी जगवाल, उसके जितने भी कलाकार थे उसी रामलीला से निकले हुए, चाहे वो रमेश मंदोलिया जी हों, दिनेश कोठियाल जी हो, सत्येंद्र पंडियाल साहब हो और कुसुम बिस जी हो। तो आपका कहना है कि ये शुरुआत जो है लोगों की ज़्यादातर रामलीला से होती है? ये मेरा मानना ये है, मेरा क्या मानना, जितने भी बॉलीवुड में कलाकार हैं, चाहे वो गढ़वाल से हैं, चाहे वो कुमाऊं से हो, तो उनके पीछे जो बेस है रामलीला का, चाहे वो बड़ी रामलीला हो, चाहे वो गांव देहात की रामलीला हो, चाहे वो छोटे कॉलोनी में रामलीला हो, तो बेस मेरे भी वही बेस है, उनका भी वही बेस रहा है। चाहे हेमंत पांडे वो आज भी कहते हैं कि अभी मैं रामलीला क्या करता था। काफ़ी कलाकार हैं जो उत्तराखंड से बॉलीवुड तक पहुँचे हैं, ये हमें अच्छा लगता है, सौभाग्य हम लोगों का, ये सुनते हैं हम। तो रामलीला से मेरी शुरुआत हुई है। कहा था कि राजा को तो सिर्फ प्रजा ही पूछती है, लेकिन कलाकार को पूरा जगत पूछता है। तो क्या लगता है कि उनकी कही बात कहीं ना कहीं आपके माइंड में लग गई और आप जो है एज ए कलाकार के तौर पे जो है आपने अपना करियर शुरू किया? बिल्कुल सही किया मैंने, और वहीं से शुरुआत हुई मेरी। और दीप जी, एक बात मैं और कहना चाहूँगा, उस ज़माने की बात मैं करूँगा। मैं जब हम इस लाइन में नए आए थे तो मैंने अपने परिवार को बताया नहीं कि मैं कार्यक्रम में जा रहा हूँ, क्योंकि उनका मानना ये था गाना बजाना छोटे लोगों का काम है। तो मेरे पिताजी ने मुझे पहले डांटा, बहुत डांटा मेरे को, सब ने डांटा, रिश्तेदारों ने डांटा, क्या है तो गाना बजाना है वो करता है, अच्छी लाइन पकड़ कोई। तो मैंने अपने पिताजी को बता दिया एक दिन कि मैं वहाँ, उनका मैंने रामलीला बुलाया, मैंने क्या रामलीला देखने आइए। तो जब मैंने रामलीला उन्होंने देखी तो बड़ा अच्छा लगा। उनके एक अकेला स्टेज में खड़ा है और 1000 लोग तालियां बजा रहे हैं, ऐसे क्या बोल रहे हैं। तो उनका अच्छा लगा। फिर घर आया तो उन्होंने कहा, बेटा देख तुम कलाकारी करो, अच्छी बात है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, भाई राजा जो होता है उसको पूरा नगर पूछता है, ठीक है, और कलाकार पूरा संसार जगत पूछता है। ये बात अभी भी मैंने अपने ध्यान में रखी हुई है, इस बात को मैं मान के चलता हूँ। वो एक मेरे लिए गुरु मंत्र है। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ सबसे पहली बात मैं अपने पिताजी की बात का ध्यान रखता हूँ, तब जाके मैं शुरुआत करता हूँ। और मैं अपने माता पिता धन्यवाद करता हूँ मेरे बड़े भाई का, जिनका बर्थडे जो इस दिन में नहीं रहे, उनका जन्मदिन भी आज, तो श्रद्धांजलि के तौर पे मैं उनको नमन करता हूँ, अपने माता पिता को, भाई साहब को। तो उनके कहे पे मैं चला, और आज ईश्वर दया से आप लोग मीडिया की वजह से थोड़ा बहुत लोग मुझे जानते हैं, तब से मैं अपने वहाँ के कलाकार की जीवन में शुरू किया मैंने। सर शुरुआत हमने जो है मोहम्मद रफ़ी जी से की थी, किशोर कुमार जी की भी जो है आप काफ़ी फ़ैन हैं, और किशोर कुमार जी के भी गीत आप काफ़ी गुनगुनाते हैं। अब एक किशोर जी का अगर कोई गाना हो।
किशोर जी मेरे आइडल रहे हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने जूनियर किशोर कुमार का अवार्ड लिया है। अनिल बिस्वा जी से म्यूजिक डायरेक्टर, बहुत लेजेंड म्यूजिक डायरेक्टर थे। तो एक गाना मुझे याद आ रहा है क्योंकि अभी 4 अगस्त को किशोर दा का बर्थडे है, जन्मदिवस है, तो मैं इनको ट्रिब्यूट कर रहा हूँ किशोर दा को। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यार ये कहती हो। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, हर शाम आँखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। बहुत ही बढ़िया सर, आपने किशोर जी की भी जो है यादों को ताज़ा कर दिया है। अब आपने जो है उत्तराखंड में जो है कब से शुरुआत? मैं शुरुआत करता हूँ श्री चंद्र सिंह राय जी से। ये 1987 की बात बता रहा हूँ। तो मेरे फादर और चंद्र सिंह राय जी बहुत पुराने मित्र हुआ करते थे। तो एक दिन मुझे कहीं मिले गए, बस स्टैंड में कहीं मिले मेरे को, साउथ दिल्ली में। तो मुझे बुलाया, एड्रेस पूछा, फिर मेरे घर आए और मेरे पिताजी से कहा भाई बहुत सालों बाद मुलाकात हुई है और आपका लड़का तो आर्टिस्ट है, आपको पता ही नहीं कि हाँ है तो सही। तो मैं इनको अपने कार्यक्रम में ले जाना चाहता हूँ। तो कोट द्वार में हमने घमंडपुर में नाम के कुछ जगह थी, बहुत पहले की बात 87 की। तो मैं इनके कार्यक्रम में रिदम प्ले करता था, कॉन्गो आप मैं कॉन्गो प्ले करता था। और आपका वीरेंद्र नेगी, सतीश, या हम बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे उस समय। तब से मैंने वहाँ शुरुआत कार्यक्रम की, उत्तराखंड के कार्यक्रम की शुरुआत मेरे वहीं से हुई है। और 10 दिन का प्रोग्राम था, उनके गांव में भी हम प्रोग्राम करके आए। ये मेरे सबसे बड़ी खुशनुमा की बात है कि लेजेंड गायक से दल से हमने कार्यक्रम शुरुआत की। और साथ ही सर जो है आपने ऑर्केस्ट्रा भी ज्वाइन किया जहाँ पे आप कॉन्गो बजाते थे, उसकी शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले मैंने कॉन्गो ये ऑर्केस्ट्रा से शुरू की थी मैंने। तो जब मैं, हमारे गुरु हैं जिनको इसी के मैं एंकरिंग की, हेमचंद पंत जी, वो रेनबो म्यूजिक ग्रुप ऑर्केस्ट्रा होता था, तो वो काम करते थे। उनको जाना पड़ा MP अपने जे की ट्रेनिंग के लिए, तो वो जगह खाली हो गई। तो उन्होंने कहा गंगा जी मैं आपको मिलवाता हूँ। और सारे जो ऑर्केस्ट्रा में जो कलाकार थे, बड़े बुजुर्ग कलाकार थे, तो मैं एंकर, सब छोटी उम्र का मैं ही कलाकार था। तो मैंने वहाँ से मैंने कॉन्गो बजाया और एंकरिंग भी की। तो उन्होंने कहा भाई इसके बाद में अच्छा बेस है तो आप इनका एंकरिंग कराइए। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई एंकरिंग की। और कॉन्गो फिर मैंने बजाना बंद कर दिया, वहीं से बंद कर दिया और काफ़ी बजाया मैंने। फिर वहाँ से मैंने शुरुआत उसकी एंकरिंग की। फिर मैंने एंकरिंग में आपकी सबसे मनपसंद कोई आपका डायलॉग या आपका कोई जो है संवाद इस तरह का जो पब्लिक को आप बांध सकते हो अपनी आवाज़ से, वो कौन सा हुआ करता था? देखिए देव जी, मैं तो शुरू से निकल से रहा हूँ। मैं स्कूल में बैठता तब भी मैं नकल करता था पीछे बेंच पे। स्कूल जब बाहर निकला तब एक्टर नकल करने लग गया मैं। तो एंकरिंग की बात है, एक बहुत बड़े एंकर हुआ करते हैं, अब आज भी हैं, अमीन सैनी साहब, आपने सुना होगा। मैं उनको गुरु मानता हूँ, मैं सुन के द्रोणाचार्य जैसे एकलव्य जी हम। तो वो आवाज़ मेरे दिल में बैठ गई। जब मैंने पहला ऑर्केस्ट्रा किया तो उनको फिर सुन की, जी हाँ तो बहनों भाइयों, मैं गंगा ठाकुर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और आज रेनबो म्यूजिक ग्रुप एक ऐसा ग्रुप, वो कलाकार जिन्हें आप TV में देखते हैं, रेडियो में सुनते हैं, आइए हम चलते हैं उन कलाकार की और बहुत ही मधुर संगीत की महफिल में आपका फिर से स्वागत। इस तरह से मैं नकल करता था। तो एक बार हुआ देव जी, बहुत मैंने नकल की, काफ़ी वाही लूटी मैंने, मैं बड़ा खुश था। छोटी उम्र थी तो एक बुजुर्ग मिल गए मेरे को किसी उसी कार्यक्रम में, बेटा तुम तो बहुत अच्छी कॉपी की अमीन सैनी की। मैं बड़ा खुश हूँ, मैंने जी क्या बेटा अमीन सैनी की तो खुद की पहचान है, आपकी क्या पहचान है?
वो दीप जी वो बात अभी तक मेरे दिल में बसी हुई है कि ईश्वर की दया से मेरी आवाज़ ठीक ठाक है और मैं अपनी आवाज़ में ही एंकरिंग करता हूँ। और जहाँ पर अमीन सैनी से सारा उनकी ज़रूरत पड़ती है तब मैं अमीन सैनी साहब की आवाज़ की नकल करता, नहीं तो नहीं करता। मैं किसी कलाकार की नकल नहीं करता सर, मिमिक्री में करता हूँ मैं। आपने चंद सिंह राही जी के साथ काम किया, साथ ही जो है आपने उत्तराखंड के लीजेंड स्वर्गीय श्री गोपाल बाबू गोस्वामी के साथ भी कई कार्यक्रम करे, उनके साथ फौजियों के साथ कार्यक्रम किए। क्या थे, थोड़ा क्या याद आ रहा है जब लीजेंड के साथ आप काम करते थे तो कैसा लगता था आपको? दीप भाई, ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैंने जहाँ भी काम किया लीजेंड लोगों के साथ काम किया, नामी गिरामी लोगों के साथ काम किया। श्री चंद्र सिंह राही जी, उनके साथ बराबर काम करता रहा दूरदर्शन में और कार्यक्रम में काम करता रहा मैं। उसके बाद हमारे एक लीजेंड और हैं गोपाल बाबू गोस्वामी, जिनका नाम आज भी हम बड़े आदर से लेते हैं। उत्तराखंड के लोग गायक कलाकार हैं। एक बार क्योंकि मैं गीत और नाटक प्रभाग से जुड़ा हूँ मैं, और गोपाल बाबू गोस्वामी भी वहाँ पे एम्प्लॉइज़ थे, नैनीताल से एम्प्लॉइज़ थे, वो गायक थे। तो एक बार हमें पूरे उत्तराखंड के लिए भेजा गया, गढ़वाल कुमाऊं के बीच जहाँ जहाँ हमारे बॉर्डर हैं, सीमाएं तैनात हैं, आप वहाँ पर जाएं और फौजियों के लिए कार्यक्रम करके आएँ। उस कार्यक्रम में हम लोग क्या करते थे दीप जी, उत्तराखंड के लोकगीत नहीं बल्कि सभी भाषाई जो लोकगीत हैं, चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे वो उत्तराखंड का हो, चाहे पंजाब का हो, गुजरात का हो, डांडिया को हो, नेशनल इंडिकेशन में राष्ट्रीय एकता हम लोग प्रोग्राम पेश करते थे फौजी भाइयों के लिए। तो जब मैं नैनीताल गया तो मैं अपना विश्वास नहीं कर पाया कि ये वही गायक कलाकार जिनके कैसेट आप सुनते थे। तो मैं देखता रहा उनको, मैंने कहा सर नमस्कार, मैं अरे नमस्कार, दिल्ली से हो? मैंने हाँ जी। तो उनको बताया जी हम लोग प्रोग्राम के लिए, अच्छा ठीक है। तो मुझे छोटा भाई मानते थे, बस में है आर्मी बस थी, तो हम साथ ही बैठा करते थे। तो जहाँ भी प्रोग्राम करते थे बहुत एंजॉय करते थे। और देखिए उनका जो उनकी जो इज़्ज़त है, कितनी इज़्ज़त है वो मैंने देखी है। बाज़ार में जिस होटल हम घुसे हैं ना, चले जाते थे तो लोग जो खाना खा रहे हैं वो भी, गेस्ट भी, और जो होटल के कर्मचारी है, होटल मालिक, वो खुद हाथ जोड़ के, मैं दंग रह गया। मैंने भाई हम तो धन्य हो गए भाई ऐसे कलाकारों के साथ काम करने के लिए। हम कह सकते हैं कि आपने जो है उत्तराखंड के जो है बड़े बड़े जो लीजेंड थे, चाहे चंद सिंह राही जी हो, चाहे गोपाल बाबू, सभी के साथ काम किया। बिल्कुल। सर 15 अगस्त भी नज़दीक आ रहा है, देशभक्ति जो है कि फौजियों के कार्यक्रम आप काफ़ी करते थे और देशभक्ति के कार्यक्रमों की ज़्यादा डिमांड आती थी, तो कोई 2 लाइन अगर हमारे दर्शकों को आप। सबसे पहले मैं 15 अगस्त के इस मौके पर देश के तमाम फौजी भाइयों को, जवानों को मैं उनको बधाई देता हूँ। जिस तरह से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, सब उन्हीं की देन है। आज हम चैन की सांस घर में सोते हैं तो वो बॉर्डर पर जागते रहते हैं, तो बड़ी कुर्बानियाँ की है। तो 1-2 लाइन मुझे याद आ रही है, किशोर दा का फिल्म का नाम आक्रमण है। देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्ज़ाम आए, देखो वीर जवानों माना कहे कि मेरे बेटे न जा। जो है सॉन्ग एंड नामे डिवीज़न से तो जुड़े ही हुए थे, लेकिन साथ साथ जो है आप उत्तराखंड के प्रति आपका बड़ा झुकाव रहता था। और 1994 में जब जो है रंगत से जो है शिवदत्त पंत जी ने आपको मौका दिया, तो किस तरह का था, थोड़ा उसके बारे में बताइए। ये बड़ी रोचक बात है दीप जी। और सॉन्ग एंड ड्रामा जो है हमें 1 महीने के लिए वो यूपी भेजा, जहाँ जहाँ हमारे फौजी भाई हैं। तो मैं जब हम ग्रुप के साथ गए तो प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद मैं शिवदत्त से पहचानता नहीं था उनको। मैं उनके, हमारा जो बेड उनके बगल में था, तो कहना आया, अरे गंगा जी आप तो बहुत अच्छा बोलते हैं यार, ये है वो है, बहुत तारीफ़ की। तो मज़े की बात, वो भी मुझे उत्तराखंड के नहीं मानते थे। मैंने शिवदत्त पंत जी मैं उत्तराखंड से हूँ, पिथौरागढ़ का हूँ, बड़े खुश हुए। अच्छा अरे यार हमारे हर राम लोग वहाँ एंकरिंग करो और हमारा अपना ग्रुप है। तो दीप जी 94 से लेकर और अभी तक मैं उनके ही कार्यक्रम कर रहा हूँ। और बहुत उन्होंने मौका दिया। रंगत कैसे निकली थी तो मुझे उसमें बड़े बड़े अच्छे कलाकार थे। मीना राणा जी थे, संजय कमल संगीत था, मंगला रावत जी थी, और बहुत अच्छे कलाकार जिनके नाम में नहीं जानता,
तो उनके साथ रंगत जो निकली उसमें एज ए एंकर मैंने काम किया। अजय ढोंडेल जी खुद अच्छे एंकर हैं, उन्होंने भी गाना गाया। अच्छा, आप हमने सुना है कि आप जो है हेमपंत जी को और जगदीश नौटियाल को बहुत फॉलो करते थे, क्योंकि वो एंकरिंग में जो है आप हो सकता है उनको कहीं ना कहीं अपना गुरु भी मानते थे। जगदीश नौटियाल जी हमारे रामलीला में मंच संचालक थे, तो उन्होंने मुझे पहचाना था कि वही मुझे उन्होंने बहुत मौका दिया जगदीश नौटियाल जी ने, और आज भी उनसे मैं कुछ न कुछ सीखता रहता हूँ। और हेमपंत जी, उनका तो बहुत बड़ा योगदान है मुझे यहाँ तक पहुँचाने में। जब उन्होंने मुझे ऑर्केस्ट्रा में इंट्रोड्यूस करा, उसके बाद फिर उन्हें पता लगा कि भाई गंगा उत्तराखंड के कार्यक्रम करता, उनके भी उत्तराखंड के कार्यक्रम होते थे उनके भी। तो मुझे, हालांकि मंच संचालन खुद करते थे, तो मुझे भी उस कार्यक्रम में विशेष रखते थे मिमिक्री के लिए या जोक्स के लिए। तो उनकी वजह से मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा और आज भी सीख रहा हूँ, और मुझे बड़ी खुशी होती है ऐसे लोगों के साथ मैंने पाया है। हम चाहते हैं कि सर, जब आप उत्तराखंडी कार्यक्रम करते थे स्टेज पे जो है, किसकी सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस की डिमांड आपकी आती थी, और क्या आपकी सबसे बेस्ट आइटम हुआ करती थी? बेस्ट आइटम कुछ जोक्स हुआ करते थे मेरे, मिमिक्री होती थी मेरी, तो लोग पसंद करते थे। क्योंकि मेरा मानना ये है कि उत्तराखंड के कार्यक्रम में इकलौता मैं एक ऐसा कलाकार था जो मिमिक्री और जोक्स में था। हालांकि मुझसे भी एक अच्छे कलाकार और पन्नू गोसाई, छोटा भैया मानता हूँ उनको मैं, वो मुझसे सीनियर, इस साल में सीनियर हैं उत्तराखंड के। तो उनके बाद या उनसे पहले मेरा बड़ा नाम था, तो ऐसे एंकर के रूप में तो मुझे बड़ा पसंद करते थे, चाहे वो राजेंद्र चौहान जी हों, चाहे वो कोई भी हो, जितने बड़े बड़े ग्रुप उनके साथ काम किया मैंने उत्तराखंड का, और बहुत योगदान उनसे मिला मेरे को। हम चाहते हैं कि कोई परफॉर्मेंस की 2-3 लाइन अगर हमारे दर्शकों को आप मिमिक्री में बताएं तो बहुत अच्छा लगेगा। एक मुझे मिमिक्री की मैं सुनाता हूँ मैं। अरे ओ बुढ़िया, मैंने कहा कि शाम है। अरे बेटा, आप उनके दोस्त हो, बैठे बैठो। मैंने कहा कि शाम है। बेटा, शाम तो घर पे नहीं है। शाम उससे कहना कि छेनू आया था। आज के बाद अगर उसको कहना उसको खून में इतनी गर्मी है तो बेशक आ जाए मैदान में। और हाँ, आज के बाद मेरे किसी भी लड़के पर हाथ उठाया तो मैं कसम पूरा मोहल्ला उड़ा दूंगा, समझे? चल बे। ये डायलॉग था और लोग बड़े पसंद करते थे मेरे को। स्टेज कार्यक्रमों के बाद आपने जो है उत्तराखंडी फिल्मों की तरफ अपना रुख करा। पहला ब्रेक जो है आपको दान दहेज में मिला, सुशीला राव जी के निर्देशन में जो है आपने काम करा। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, क्या है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। उत्तराखंड की फिल्मों में मुझे पहला ब्रेक मिला। वीरेंद्र गोसाई जी हमारे मित्र हो गए, हमारे पड़ोसी थे, तो वो फिल्म बना रहे हैं। एक मेरे फ़ोन आया, कह रहे गंगा जी में फिल्म बना रहे हैं और आपको फिल्म में काम करना है। मैं देख लो भाई, मैं तो एक्टिविटी नहीं आती, नहीं आप आ जाओ। चलो क्या है ना, यूनिट पहले पहुंच गई थी, लोकेशन पहुंच गई थी। तब मैंने देखा सुशीला रावत जी। अब मैं माफ़ी चाहूँगा सुशीला जी, जब मैंने देखा तो मैं घबरा गया। उनके तनी हुई है, मैंने यार ये तो बड़ा डांटेंगे मेरे को। तो फिर ने उनसे कहा, मैडम मुझे एक्टिविटी नहीं आती है, गंगा जी आप जैसा मर्जी करो, बात मैं बताऊँगी। और मेरे साथ ऐसे कलाकार राजेश मालगुडी जो उत्तराखंड के स्टार हैं, वीरेंद्र गोसाई और एक मनोज रावत होते थे, और मंजू बहुणा जी जो कि अच्छी एंकर और अच्छी एक्ट्रेस भी है। उनसे जब मेरा पहला सीन था तो बड़े ही प्यार से सुशीला रावत जी ने मुझे समझाया सीन। पहली बार जब पहला डायलॉग मैंने बोला था तो कैमरा में पहली बार फेस किया था, तो लोग हंस रहे थे। तो कट बोल के फिर उन्होंने डांटा सबको कि भाई क्यों हंस रहे हो भाई, ये पहले बार उन्होंने फेस किया जो है कैमरा, तो कि तुमने क्या कभी ऐसा नहीं किया हुआ कि हाँ जी। जब दूसरा डायलॉग बोला ओके, तो सभी कलाकारों मेरा हौसला बढ़ा। वहाँ से मेरी फिल्म एक्टिंग की शुरुआत शुरू हुई। उसके बाद आपकी फिल्मों की शुरुआत हुई, साथ ही आपने कुमाऊनी फिल्म भी करी, क्योंकि आपको जो है उत्तराखंडी बोलनी बहुत कम आती है, तो शायद आपका रोल जो है उसमें एक लाटा गूंगे का था। है तो वो क्या था, थोड़ा उसके बारे में। ब्रह्मानंद छिवाल जी इसके फिल्म के प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर राजेंद्र बिस्टी जी थे, और मेरे साथ सुरेश बलोदी जी, जिनकी वजह से मैं वहाँ तक पहुँचा हूँ, और संयुक्त ईशानी जी भी। जब मुझे रोल समझाया गया कि भाई आपका जैसा आप जैसे स्टेज में करते हो वैसे आपको यहाँ करना है, आप लाटा हैं, गूंगे हैं आप। मैं तो स्टेज में डायलॉग बोलता था कि नहीं आपको डायलॉग बाद में, तो मुझे लाटा बना दिया।
तो थोड़ा सा उसका ट्विस्ट चेंज हुआ। हीरो दिल्ली आ गया, एम्स में मेरा इलाज कराया। जब गांव गया तो बिल्कुल आवाज़ मेरी लौट के आई थी। अब जब मैं जो भी बात करता हूँ गांव वालों से, वो फिल्मी एक्टर की आवाज़ में बात करता हूँ, तो वहाँ से बड़ा अच्छा रोल था मेरा उसमें। चाहते हैं कुछ डायलॉग जो आपको याद आ रहे हैं? इसमें एक डायलॉग था, जब मैं दिल्ली से लौटता हूँ, जो गांव में मेरा बहुत बड़ा मस्सा, इतनी मूछें हैं, और जब गांव आता हूँ दिल्ली से, सपाचट मूछें जैसा आप मुझे देख रहे हैं, और मेरे आगे हीरो चल रहा है, तो गांव के लड़के जैसे आप मुंडेरे देख रहे हैं ऐसे बैठे हुए हैं, तो अरे बोला ऐसा है यार, ये तो राजेश है, उसमें पीछे कौन है? तो अरे ये तो गंगू, जो मेरा घरेलू नाम है। अब मुझे उन्होंने कहा, अरे बड़ा हीरो लग रहा है तू तो है, आवाज़ क्या करेगा? मैं खामोश, मैं धन्यवाद देता हूँ राजेश भाई का, जो मुझे इलाज कराया, और खबरदार अगर उसके बाद किसी ने मुझे छेड़ने की कोशिश की, मैं कसम पूरा मोहल्ला उड़ा दूँगा, समझा है? तो वो मेरा डायलॉग था, तो बड़ा अच्छा रोल था मेरा। शिमल जी ने मुझे मौका दिया, बिस जी इसके, राजन बिस जी के डायरेक्टर थे। फिर वहाँ से मेरा थोड़ा चल शुरू हो गया फिर मेरा। आप जो है उत्तराखंडी स्टेज के साथ साथ जो है उत्तराखंडी फिल्मों को भी कर रहे थे, साथ ही जो है आपको जो है उत्तराखंड में जो है जॉनी लीवर के नाम से जाना जाता है। आखिर क्या है वो कहानी और किस तरह से लोग आपको जो है जॉनी लीवर के नाम से जानते हैं? उत्तराखंड जॉनी लीवर, देखिए मैं शक्ल से भी नहीं लगता हूँ, मैं ना आवाज़ से लगता हूँ। एक बार की बात है, उत्तराखंड में हम कार्यक्रम करते पिथौरागढ़ में, सांगन राउंड डिवीज़न के प्रोग्राम था, तो हरीश रावत जी है इसमें। तो मुझे कहा, अरे भाई साहब आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आपको हमारा पहाड़ कैसा लगा, हमारा उत्तराखंड कैसा लगा? मैंने सर ये आपका उत्तराखंड नहीं, मेरा भी उत्तराखंड है। अरे कैसे? मैंने सर मैं यहीं के रहने वाला हूँ। अरे भाई आप तो बिल्कुल उत्तराखंड जॉनी लीवर ठहरे। मैं वहीं से मुझे एक नाम मिला जॉनी लीवर, और फिर बीच बीच में डायलॉग सुनाता था जॉनी लीवर के साथ उसके अंदाज में। तो हम चाहते हैं कि आप जॉनी लीवर के। अब डायलॉग ये था, बाबा मैं मेरी तिनाई बाबा अक्सर बातें कर दे, अच्छा उस टाइम तुम्हारे बाप होते उन्हें भी इस तरह का वो डायलॉग था। कैसा लगता है जब उत्तराखंड के लोग आपको जॉनी लीवर के नाम से जानते हैं और आपको पहचान दिलाते हैं, और समाज के प्रति जो है जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, आपके काम को वो एक जो है इज्जत देते हैं? बहुत खुशी होती है मेरे को। देखिए, नाम जो व्यक्ति है दो ही रूप से कमाता है, एक अच्छे काम से और एक बुरे काम से। और मेरा सौभाग्य है कि मैंने अच्छे काम से नाम शुरुआत की, वो भी जॉनी लीवर जैसे। और मेरा सौभाग्य है, दीप जी उनके सामने 2 बार काम किया, स्टेज में 2 बार काम किया मैंने, और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने उनके सामने उनकी मिमिक्री, तो बोल क्या मेरे छोटा भाई लगता था यार। तो ये सब सुनने के लिए मैं शुक्रगुजार करता हूँ जॉनी लीवर साहब का, और हमारे उत्तराखंड भाई बहनों का, जिन्होंने मुझे जॉनी लीवर के याद में रूप में याद करते हैं मेरे को। बहुत रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जो है हमारी जो है फिर से एक मुलाकात की जर्नी जारी रहेगी। आज हम बात कर रहे हैं मल्टी टैलेंटेड कलाकार और उत्तराखंड की जॉनी लीवर गंगा ठाकुर जी से। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि क्योंकि वो राजेश खन्ना के काफ़ी बड़े फ़ैन थे, राजेश खन्ना के बारे में उनसे जानेंगे, साथ ही सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न से किस तरह से वो देश विदेशों में जो है भारत की संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। साथ में जो है उनकी जीवन के उतार चढ़ावों के बारे में भी हम जानेंगे। फिलहाल रुकते हैं ब्रेक के लिए। के बाद एक बारी फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात में। आज हम आपकी मुलाकात कर रहे हैं टैलेंटेड एक्टर गंगा ठाकुर जी से, जो उत्तराखंड में जॉनी लीवर के नाम से जाने जाते हैं। और उनसे जो है मुलाकात का सिलसिला जारी है हमारा। आइए जानते हैं उनसे आगे के सफ़र के बारे में। गंगा जी, आपका फिर से एक बारी स्वागत है। जी धन्यवाद। गंगा जी, हम चाहते हैं कि जिस तरह से कार्यक्रम की शुरुआत हमने जो है मोहम्मद रफ़ी के गाने से की थी, ब्रेक के बाद फिर एक बारी शुरुआत कीजिए आप कोई अच्छे अपने मधुर संगीत के गीत से। मुझे गाना याद आ रहा है किशोर दा का, जिसमें हीरो थे राजेश खन्ना साहब। बहुत प्यारा गीत है। गीत के बोल यूँ है, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाए। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ, ओ छोड़ो ये ना सोचो, ये क्या हुआ, हम क्यों शिकवा कर झूठा,
क्या हुआ जो दिल टूटा, हम क्यों शिकवा कर झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा, शीशे का खिलौना था, कुछ न कुछ तो होना था, हुआ ये क्या हुआ। बहुत ही सुंदर। हमने सुना कि आप किशोर कुमार के बड़े ज़बरदस्त फ़ैन थे, साथ ही राजेश खन्ना के भी बहुत बड़े फ़ैन थे। जब राजेश खन्ना नई दिल्ली लोकसभा से चुनाव लड़ रहे थे, उस टाइम आपका उनका एक सेवक की तरह आपने बहुत काम किया, क्या है थोड़ा सा बताइए। इसकी बड़ी रोचक दिलचस्प कहानी है दीप भाई। जहाँ मैं रहता था तो वहाँ पर कांग्रेस एक मीटिंग हुई, पता लगा कि वहाँ राजेश खन्ना खड़े हो, आप पहले उनकी मीटिंग वहाँ पर है। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा भाई वो तो मेरे आइडल हो, तो उनको देखने के लिए मैं साहब 3 बजे से पार्क में जा गया, बैठ गया। तो राजेश खन्ना आए तो मुझे किसी ने देखा, गंगा भाई इधर आओ। मैंने जी क्या वो कुछ अनाउंसमेंट करना कर लोगे? मैंने हाँ, लेकिन शर्त है कि तुमने राजेश खन्ना की आवाज़ पूरी एंकरिंग करनी है। मैंने वो नहीं कर पाऊँगा भाई पूरी, ये कि मैं एक आध मैं बोल दूंगा, मैं एक आध लाइन सुना दूंगा। तो सब मैंने इसी लाइन के 2 लाइनें सुनी थी, गीत जो मैं पेश किया मैंने। उसके बाद राजेश खन्ना साहब बड़े खुश हुए, उसने कहा भाई मुझे ये जो ठाकुर है ना, ये मुझे हर मीटिंग में ये चाहिए। तो मुझे गंगा ठाकुर कभी नहीं, उन्होंने कहा कभी ठाकुर ही कहते थे मेरे को। तो उनके बाद फिर मैंने उनके साथ काफ़ी काम किया है मैंने मंचों पर। आपने उनकी चुनावी सभाओं में, उनके चुनाव में काफ़ी काम करा, एज ए कार्यकर्ता बन के आपने लगातार जो है। साथ ही जो है जब उनका देहांत हुआ तो सुनने में आया कि आप जो है राजेश खन्ना के गेटअप में जो है उनके साथ उनके उसमें निकले थे, क्या है थोड़ा? देखिए राजेश खन्ना साहब जिस दिन उनका निधन हुआ तो उनकी छाप मेरे पे इतनी पड़ी, मेरी मिसेज ने कहा राजेश खन्ना एक्सपायर हो गए, हमें लगता है कि राजेश खन्ना एक्सपायर हो, आप एक्सपायर हो गए। तो उस अंदाज से मुझे देखा जैसे कि मैं राजेश खन्ना नहीं हूँ। तो इतना धक्का लगा, मेरे पास फ़ोन आ गया, गंगा जी हम राजेश खन्ना ट्रिब्यूट कर रहे हैं दिल्ली में और आपको गाना भी गाना और उनका गेटअप लेना है। लेकिन शक्ल से तो मैं नहीं लगता हूँ, लेकिन बाल वाल बना करके कपड़े वपड़े पहन करके फिर मैंने जब उनको ट्रिब्यूट किया तो लोगों ने कहा ये काका है। तो भाई इतना कहना था, मेरी तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि उनको मैंने दी है। हम भी चाहते हैं कि कुछ डायलॉग या कोई उनकी अदा आप अगर हमारे दर्शकों को दिखा सकें। उनका एक डायलॉग था, बाबू मोशाय ज़िंदगी बड़ी ऊंची लंबी नहीं, बाबू मोशाय ज़िंदगी मौत ऊपर वाले के हाथ में जा पना, सो कोई नहीं बदल सकता, ना तुम ना मैं। अरे हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियाँ हैं, जिसके डोर पे वाले के हाथ में है, कौन कब कैसे उठेगा ये कोई नहीं जानता है। बहुत बढ़िया। साथ ही सर हमने सुना है 2005 में जो है आपने लाफ्टर चैलेंज के लिए भी जो है कंपटीशन किया था, उसमें भी आपने भाग लिया। आखिर क्या हुआ कि आप जो है आगे तक नहीं निकल पाए, क्या थोड़ा कुछ? जी हाँ, 2005 में मैंने, एक हमारे मित्र ने मेरा फॉर्म भरवा दिया। सिराज खान एक एक्टर हैं, बॉम्बे में हैं, बहुत अच्छे एंकर मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, बहुत नाम है उनका। तो उन्होंने मेरा फॉर्म भरवा दिया उन्होंने। तो जब मैं ऑडिशन के लिए गया तो मेरा ऑडिशन हो गया था। देखिए ये बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए। बड़े बड़े जितने शो होते हैं ना, ये हम जैसे लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए जिसके पीछे बहुत बड़ी बैक हो या बहुत बड़ा पैसा हो। मैं आया उत्तराखंड में पहला व्यक्ति मैं हूँ जो उत्तराखंड का, और जिसमें लाफ्टर चैलेंज तक गया हूँ। एक एपिसोड मैंने किया था मैंने, और लोगों ने पसंद नहीं किया। फिर उसके बाद वो सिस्टम था वोट देने का, शायद मुझे वोट उत्तराखंड से नहीं मिले मेरे को शायद। कौन सी परफॉर्मेंस थी आपने जो है लाफ्टर चैलेंज में दी, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को? एक जोक था, जोक ये था, मैं आपसे पूछता हूँ, मैं जब भी कहीं क्रिकेट का मैच होता है पहले क्या होता है, आप बताएं पहले क्या होता है? जब भी कहीं क्रिकेट का मैच होता है पहले क्या होता है? दीप जी आप बताइए। टॉस होता ना? अच्छा, हमारे कैमरामैन भाई ये बताएं, ये सच कह रहे हैं टॉस होता है? अच्छा, मैं समझा मैच फिक्सिंग होता है। तो एक हमारे कहीं क्रिकेट मैच हुआ, दोनों टीम जो कप्तान थे पिच पर आ गए और कप्तान को टॉस करना था। जब पहले कप्तान ने जब मैदान टॉस करने निकाला, टॉस करने, लेकिन एक समस्या पैदा ये हुई, दोनों कप्तान हकले थे, हकले कप्तान है टॉस करने के लिए, जिप से करने के लिए, और दूसरा पूछ रहा क्यों हकले हो दोनों? हाँ भाई मांग ले, हेड मांगेगा कि
तेल मांगेगा। अब जो दूसरा कप्तान उससे भी ज़्यादा हकला, दीप जी उससे भी ज़्यादा हकला, अब उसकी सांस फूल गई उसने। अरे भाई पहले पहले सिक्का उछालो। अब उसने सिक्का उछाला पहले उन्हें, अब दूसरा का यही मांगा था। तो ये थे कुछ जोक्स, मैंने और भी जोक सुना था लेकिन काम बन नहीं पाया वहाँ पर। कोई बात नहीं, आपका स्ट्रगल अभी भी जारी है और नहीं, लगातार struggle जो है आप जो है मेहनत कर रहे हैं जी, जी। और आपको जरूर मंजिल जरूर मिलेगी। जी 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 जी। बचपन में और जवानी में जो है आप काफ़ी पतले भी हुआ करते थे, आप अपने आप को जो है अमिताभ बच्चन के तौर पे देखते थे हैं? क्या था, कितना जो है, और कभी क्या अमिताभ बच्चन जी से आपकी मुलाकात हुई, क्या है? देखिए हर कलाकार अपनी तुलना किसी से करता है। जब अमिताभ जी थे तो मैं अमिताभ जैसा अपना मानता था, बाल मेरे वैसे निकले थे, हाइट छोटी थी लेकिन विचार मेरे बहुत बड़े बड़े थे, लंबे लंबे थे। उनकी तरह चलना, उनकी तरह कपड़े पहनना, शत्रुघ्न सिन्हा जैसा बनना, वैसे मुझ रख ली मैंने। और उसके बाद राजेश खन्ना वैसे बाल रख ली मैंने, अभी तक मेरे वैसे बाल। तो उनको देख के मैंने बहुत कुछ सीखा। जहाँ तक अमित जी की बात, अमिताभ बच्चन जी की बात है, सॉन्ग एंड ड्रामा की तरफ से एक कार्यक्रम हमें मिला उदयपुर में, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी, जिसमें जाया जी चेयरमैन हुआ करती थी। ये बात है 93 की बात है। तो हमें भेजा गया, तो बहुत बड़ा ऑडिटोरियम में शो था, तो वो अमिताभ जी बैठे हुए थे। मैं तो पहले बार मैं उनके पैर छुए, मैंने सर बहुत बड़ा फ़ैन हुआ। तो उस समय शहंशाह नैनी आई थी, इसमें उनके डायलॉग मैंने उन पे, रिश्ता में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं और हम शहंशाह आए, और भैया हम तो पहले भी शहंशाह आए और आज भी यहाँ शहंशाह हैं। तो बड़े खुश हुए। तो ये मेरा पहली मुलाकात उनसे थी। फिर दूसरी मुलाकात मेरे बॉम्बे में हुई उनसे, किसी फिल्म की शूटिंग में हुई थी। तो बड़े लोग हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम तो उनको भूलते नहीं। बड़े लोग हैं, वो कहाँ में आ रहे हैं, लेकिन हमारे आइडल राजेश खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, अमिताभ बच्चन, देवानंद और दिलीप कुमार साहब। आप जो है सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न के साथ साथ जो है साहित्य कला परिषद से जुड़े हैं, हिंदी अकादमी से भी आप हैं, साथ ही जो है आपने उत्तराखंडी जौनसारी जो अभी अकादमी बनी है उसमें भी कई कार्यक्रम करे हैं। आप कई अकादमियों के लिए काम करते हैं सरकारी विभाग की तरफ से, और साथ ही उसके द्वारा जो है आप बाहर देश भी जाते हैं। अपने उत्तराखंड के साथ साथ जो है आप पूरे भारतवर्ष की जो है लोक संस्कृति को वहाँ पर पहचान दिलाते हैं अपने कार्यक्रमों के माध्यम से। तो किन किन देशों में आप किए हैं और किसकी ज़्यादा फरमाइश आप लोगों के लिए आती है? साहित्य कला परिषद, हिंदी एकेडमी और उत्तराखंड एकेडमी, ये जो तीन विभाग हैं ये दिल्ली में और दिल्ली से बाहर हम कार्यक्रम करते हैं इनके अंतर्गत। विदेश में ICCR एक डिपार्टमेंट हुआ था, तो उनके थ्रू हमें भेजा जाता था। जो हमारे भारतीय संस्कृति के जो लोक नृत्य हैं, लोकगीत, उनको हम वहाँ पेश करते थे। वहाँ के लोग जो इंडियन लोग हैं, भारतीय हमारे निवासी हैं, वो हमारे यहाँ चिट्ठी देते थे, भाई हमारे यहाँ फलाना मेला लग रहा, फलाना फेस्टिवल आ रहा, आप अपनी टीम में भेजे। तो वहाँ जाते थे हम लोग, कम से कम 15-20 दिन के लिए, एक महीने के लिए हम लोग को भेजा जाया करता था। और मैंने दीप जी 6 देशों की यात्रा की मैंने। सबसे पहले मैंने भोजपुरी एकेडमी से मुझे भेजा गया। तो भोजपुरी कार्यक्रम में हमने एक शर्मिला पांडे जी हैं, भोजपुरी गायिका हैं, उनके साथ किया। और हमारा मकसद ये है कि उत्तराखंड के तो हम लोग पेश करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा नेशनल इंटीग्रेशन है, राष्ट्रीय एकता पर हम जो भाषाई लोकगीत हम प्रोग्राम करते थे, उत्तराखंड के अलावा हरियाणा, पंजाबी, मद्रास, बंगाली, हम सब पेश करते थे। और वहाँ के लोग बड़े खुश होते थे। और जिस तरह से मेरी शक्ल है, उनको लगता है कि यार ये कोई सेलिब्रिटी है, कोई सर आपको कुछ सुनाइए। तो मैं किशोर दा का बहुत बड़ा भक्त हूँ, तो उनके गाने सुनाता था, बड़े खुश होते थे। तो मेरा नाम है किशोर पड़ गया था वहाँ पर। एक गाना जब मैं गाता था, वो गाना ये था, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, हर महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार।
टूटे अगर सागर नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा दिल से कोई किसी के न खेले। दिल टूट जाए तो क्या हो अंजाम, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम। हर महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम। रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। सर जो है आप लगातार पिछले 30-35 सालों से जो है लोक संस्कृति लोक कलाकारों के लिए काम कर रहे हैं। लगातार अपने कार्यक्रमों में आप हर राज्यों की जो है संस्कृति को परोसते हैं, लोगों तक उनकी पहचान कराते हैं। क्या लगता है कि आपको कि उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड के लोक कलाकार, उत्तराखंड की लोक परंपराओं को भी वो स्थान मिल रहा है जो और राज्यों को मिल रहा है? देखिए मिल तो रहा है, प्रोत्साहन मिल रहा है, लेकिन इतना नहीं मिल रहा जो और तमाम जो राज्यों में मिल रहा है। देखिए आप पंजाब है, हिमाचली है, हरियाणा है, बंगाल भोजपुरी है, इन सबको भारत सरकार की तरफ से उनको और तरीके से इनको सब जो मिल रहा, जो सम्मान हमें मिलना चाहिए वो उनको पहले से मिल रहा है। अब हमारे जो उत्तराखंड के जो लोक कलाकार हैं उन्हीं कलाकारों को मौका मिलता है जिनका नाम है, लेकिन ऐसे कलाकार जो जिनका नाम था वो गुमनामी के अंधेरे में उनको आपको याद नहीं करता। तो मैं ये चाहूँगा, मैं जो उत्तराखंड सरकार है उन कलाकारों को मौका दें, उनके साथ साथ जो पहले चल रहे हैं उनको मौका दें, उनको भी मौका दें जो गुमनामी के अंधेरे में खो गए हैं। तभी हम कलाकारों को उत्तराखंड का भला हो पाएगा, सबको मौका मिलना चाहिए। क्या लगता है कि जिस तरह से जौनसारी गढ़वाली कुमाऊनी अकादमी अभी जो है लॉन्च हुई है, उसने उत्तरेणी मकरेणी में काफ़ी कार्यक्रम करे, क्या लगता है कितनी उम्मीद के कलाकारों को अब जो है काम मिल पाएगा? हमें बहुत उम्मीद थी और बड़ी खुशी की बात है जब ये जौनसारी उत्तराखंडी जो समय बना हमारा एकेडमी, हम बहुत खुश हुए थे और वाकई हमें काम मिल रहा था। हमें उत्तराखंड मकरेणी बराबर काम मिल रहा था, हम सारे कलाकार व्यस्त थे हम लोग। लेकिन फिर वही सम्मान वाली बात है, सिर्फ हम वहीं तक सीमित रह गए, मकरेणी उत्तरायणी तक। उसके बाद हम लोग कहीं नहीं जा पाते, छोटे मोटे कार्यक्रम होते थे। तो मैं चाहूँगा ऐसे ही एकेडमी से हमें काम मिलता रहे उन कलाकारों जो आज भी घर में बैठे। और देव जी आज तो हमारी इतनी बुरी हालत हो गई हम कलाकारों की, हम नहीं कह सकते, घर में बैठे हुए 4 महीने से हम कैसे गुजारा करें। कोरोना काल में आप कह रहे हैं? जी, कोरोना काल में सबके काम खुल गए, ऑफिस खुल गए, फैक्ट्री खुल गई हैं, तमाम हॉस्पिटल खुल गए, होटल्स खुल गए, मॉल खुल गए, सिनेमा हॉल खुल गए, लेकिन हम कलाकारों का काम कब खुलेगा? तो मेरे को लगता है कि जो आपका दर्द है वो अभी किसी ने सुना नहीं है, कोई उसको समझ नहीं पा रहा, क्योंकि कलाकार जो है कार्यक्रमों पे डिपेंड करता है, स्टेज कार्यक्रमों पे डिपेंड करता है और जनता पे डिपेंड करता है, और जो पूरी तरह से अभी कोरोना काल में जो है पाबंद है इस पर। देखिए जनता की जहाँ तक बात, जनता जहाँ पर हम कलाकारों को सुनेंगे, दोष जनता का नहीं है, और मैं गवर्नमेंट को भी दोष नहीं दे रहा। मैं उन्होंने सुनवाई नहीं की है, अब की है, लेकिन एक ऐसी रकम बांध रहे हैं वो कलाकार के लिए, मुझे सुन के बड़ा ताज्जुब लगता है। 1000 रुपये 1000 महीने में आदमी क्या करेगा, कलाकार क्या करेगा? मान लीजिए किराए के मकान में कलाकार रहता तो उसका मकान किराया है, बिजली का बिल है, बच्चे हैं, स्कूल है, दुनिया भर की बात है। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट में कहना चाहूँगा, देखिए हम कलाकारों ध्यान रखिएगा, इन्हीं कलाकारों की वजह से आज हम उत्तराखंड के लोग सीना तान के चल सकते हैं। अब देश विदेश में हमारे कलाकार गए हैं, बाहर गए हैं, और जब कार्यक्रम करते हैं बड़े खुश होकर आते हैं कि कलाकार ऐसे ज़िंदगी में जाए। हम कलाकार खुश रखते हैं लोगों को, हम भी खुश रहना चाहते हैं, हम खुश हैं, कलाकार खुश हैं, देश खुश है, तो आप हमें खुशी दीजिए ना। जिस तरह से सर दिल्ली एनसीआर में जो है पिछले कई दिनों से जो है, कई महीनों से कई हमारे उत्तराखंडी कलाकार जो है उनका देहांत हुआ, जैसे चाहे आप पुष्पछोरी की रीना रावत जी को लगा लीजिएगा, जयपाल नेगी के साथ आपने काफ़ी काम करा, एक बहुत ही अच्छा कलाकार था, साथ ही हीरा सिंह राणा जी, भास्कर ध्यानी, कई सारे कलाकार थे। लेकिन जो है गुमनामी और उसके अलावा उनको जो है सरकारों की तरफ से, क्या लगता है कि ऐसे कलाकारों को भी जो है श्रद्धांजलि देनी चाहिए सरकारों की तरफ से, और उनको भी जो है वो हक मिलना चाहिए? देखिए श्रद्धांजलि, चाहे वो बड़ा कलाकार चाहे छोटा कलाकार को श्रद्धांजलि देना बहुत ही ज़रूरी बात। अगर उत्तराखंड को जाना माने व्यक्ति श्रद्धांजलि देता है हम कलाकार, तो हमें खुशी होती है। भाई एक जाने माने हस्ती ने हमारे कलाकार के लिए श्रद्धांजलि 2 शब्द बोले हैं, एक चाहे वो जयपाल नेगी हो और भास्कर ध्यानी हो, रीना रावत जी, हीरा सिंह राणा जी हो, उनको सम्मान जो मिलना था वो मिल नहीं पाया। ठीक है, अब हमने इतना काम किया, हम इतना काम करते हैं धूप में, बरसात में, जब लोग सो रहे होते हैं घर में, हम ट्रैवल कर रहे थे पहाड़ों में, तो हमारे क्या सुविधाएं हमारी,
मात्र कुछ गिनी चुनी रकम दे देते हैं, अभी भी वही हाल है। अब 4 महीने से काम नहीं चल रहा जी, अब कहाँ जाएँ, किसको बोल रहे हैं हम। तो मैं दीप जी आपके चैनल के माध्यम से मैं उत्तराखंड की सरकार को ये कहना चाहूँगा, जागो अभी वक्त है, कहीं ऐसा ना हो कोई नदी में छाल मार रहा है। कलाकार की एक अंदर की आवाज़ है, हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए, हमसे कुछ न बोलिए, जो भी प्यार से मिला हमसे कुछ न बोलिए, हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। देखिए, जो भी हमें प्यार से मिलता है हम उसी को हो लेते हैं, एक कलाकार के हैसियत से। और हम तो चाहते हैं दीप जी आपके चैनल के माध्यम से ये हाथ जोड़ के मेरी विनती है उत्तराखंड भारत सरकार से कि भाई हमारा ध्यान रखें, कला का ध्यान रखें, कहीं ऐसा ना बीमारी में चले जाएं, पैसा नहीं लगा हमारा, लगा सब बिक गया हमारा, तो ऐसा ध्यान रखें हम कलाकार हों, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा कलाकार हो जी। अब 30-35 सालों से लगातार आप जो है लोक संस्कृति, अभिनय, मिमिक्री, सिंगिंग, कई विधाओं में जो है आप काम कर रहे हैं और उनमें आपको सफलता भी मिली है। लेकिन अभी भी हमने सुना है कि आपकी इच्छा है कि आप जो है एक बारी जो है बॉलीवुड ज़रूर जाएं, वहाँ के कैमरे को फेस करें। आप भी चाहते हैं कि एक बारी बॉम्बे जाके जो है फिल्मों में ट्राई किया जाए। क्या है वो सपना और अब क्या लगता है कि वो पूरा हो रहा? दीप जी, सबका सपना होता है कि मैं बॉलीवुड जाऊँ। उनमें से मैं भी सोचता था कि भी फिल्में पर्दे पर आऊँ, भारतीय सिनेमा के रुपये पर्दे पर आऊँ। अभी भी सोचता हूँ और कई बार मुझे ऑफर भी आए छोटे मोटे, उसके लिए मैं नहीं जाना चाहता। देखिए, मैं चाहता हूँ उत्तराखंड के प्रतिनिधि बन के जाऊँ मैं, कि भी हाँ मैं बॉलीवुड में आया तो मैं उत्तराखंड के रहने वाला हूँ। जो सामान मुझे उत्तराखंड में मिल रहा है वो सामान मुझे वहाँ मिले। अगर अवसर मिलेगा तो मैं ज़रूर काम करूँगा, कैमरा फेस करूँगा बॉलीवुड का, अभी भी इच्छा है मेरी। यानी आपकी इच्छा है कि एक बारी ज़रूर आप जो है जितना आपने हासिल किया है उसको एक बारी बड़े पर्दे पर ज़रूर डालें। मेरी इच्छा रहेगी कि आप ज़रूर जो है उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करें और बॉलीवुड में जो है जिस तरह से हेमंत पांडे जी हो, चाहे उर्वशी रतौला जी हो, चाहे हिमानी शिवपुरी हो, जिस तरह से उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे हैं, उसी तरह आप भी जो है एक दिन ज़रूर जो है बॉलीवुड में चमकेंगे। और हमें उम्मीद है जिस तरह से आपकी कला है, आप मल्टी टैलेंटेड कलाकार हैं, ज़रूर आपको जो है मंच ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल, आप लोगों को दुआएं चाहिए, उत्तराखंड का आशीर्वाद चाहिए। और मुझे लगता है मैं जल्दी शायद बॉलीवुड के पर्दे पर आऊँ, मुझे ऐसा महसूस होता है। और आप लोगों का प्यार, आज उत्तराखंड के देवी देवताओं का आशीर्वाद रहना चाहिए, आपकी दुआएं रहनी चाहिए। जरूर आऊँगा उत्तराखंड के रुपये पर्दे पर। आप सर हमारे एक मुलाकात कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। दीप जी, मैं ऐसे नहीं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। देखिए, एक व्यक्तिगत नाते से और चैनल के हैसियत से मैं दीप सिलोड़ी जी आपको मैं तब से जानता हूँ जब आप खुद अच्छे कलाकार हैं, अभी भी कलाकार हैं। लेकिन आपने जो पत्रकारिता जो आपने निभाया, जो दायित्व निभाया है, हम उत्तराखंड के कलाकारों के प्रति जो आभार प्रकट कर रहे हैं, उन कलाकारों को आप परिचय करवा रहे हैं जो जिन्हें लोग भूल चुके हैं। और ऐसे ऐसे कलाकार जिनकी लोगों की नज़र पड़ी नहीं, पहाड़ों में आज भी गाँव में एक से कलाकार, आप उनको अपने पत्रिका के माध्यम से लोगों से मिलवाते हैं। तो ये हम कलाकारों की ओर से, अपनी ओर से मैं आंचलिक पत्रिका और आपका विशेष धन्यवाद करना चाहूँ, कैमरामैन जी का। और आपने मुझे यहाँ बुलाया, अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, आबाद रहिए। ते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। मैंने आपकी मुलाकात कराई गंगा ठाकुर जी से और उनके जीवन के अनुभवों को जो है आपसे साझा किया। उम्मीद है कि आप उनके एक्सपीरियंस को ज़रूर जो है फॉलो करेंगे, क्योंकि जिस तरह से नए कलाकार जो है अगर वो जो है पुराने कलाकारों को फॉलो करते हैं तो ज़रूर उनको जीवन में जो है सफलता मिलती है और मंजिलों तक पहुंचने में आसानी होती है। अगले एपिसोड में फिर हम किसी और कलाकार के साथ आपकी इसी तरह एक मुलाकात कार्यक्रम में जो है मुलाकात कराएंगे। फिर जब तक दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।